Hi guys, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Advocate Varun Pradhan presenting the daily news review for 24th November. So, before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. So dear viewers, in the previous video I asked you a few questions, so let's see what are the solutions. Question 1 was the 25th National Conference on E-Governance will be held at which place, and the correct answer is कटरा. ठीक है, कटरा में 25th National Conference होनी है E-Governance की. Another question was Ring of Fire is in which ocean, and the right answer is Pacific. Therefore, it is also known as Pacific Ring of Fire or Pacific Circumbelt as well. Alright, so please make a note of these two facts and let us proceed further and see what is there in the news. So, in a plea related to Election Commission, Supreme Court made a comment. सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो यस मैन बनकर ना रह जाएं. ठीक है, यस मैन बनकर ना रह जाएं. सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त ना बने. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है. कल के न्यूज़ रिव्यू में भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक आर्टिकल था. ठीक है, तो उसकी लिंक हमने पिन अप कर दी है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में अभी वो मौजूद है. तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा उससे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सके. ठीक है, कुछ और बातें इस आर्टिकल पर आने के पहले हम जान लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड. देखिए, सीईसी और ईसी जो होते हैं इनका अपॉइंटमेंट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये तो एक तरह का थंब रूल है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं. स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या अथॉरिटीज की बात आप करो तो वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है, रिमूवल की बात यदि हम करें कि रिमूवल कैसे होता है, तो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा ही होता है. ठीक है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं उसी मैनर में रिमूवल होता है. बट एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल की. जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका रिमूवल सीईसी की रिकमेंडेशन पर होता है. ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की यदि हम बात करें तो सीईसी के लिए ज्यादा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए इक्वलिटी नहीं है. अन्यथा बाकी सारे मैटर्स में आप देखें तो ईसी और सीईसी की पोजीशन सेम ही है, बराबर की है, एक्सेप्ट द रिमूवल प्रोसीजर, बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन इलेक्शन कमीशन बाय मेजॉरिटी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास किसी तरह का कोई वीटो पावर नहीं होता है. ठीक है, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केसेस में देखा होगा कि जो पोजीशन चीफ जस्टिस की होती है लगभग उसी तरह की पोजीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है, जिसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल. ठीक है, ही इज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स. लेकिन जब बात रिमूवल की आ जाए तो सीईसी और ईसी इक्वल फुटिंग पर नहीं दिखते हैं. ये एक बहुत जरूरी बात है जिसको आप याद रखिएगा. आप अपने स्क्रीन पर एक ब्लॉग देख पा रहे होंगे जिसमें जस्टिस
के.एम. जोसेफ की फोटो है और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको जस्टिस जोसेफ ने हाईलाइट किया। आइए देखते हैं वो पॉइंट क्या है। नंबर 1, जो प्ली है जिस पर ये पूरी डिस्कोर्स शुरू हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। पहला मुद्दा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि अपॉइंटमेंट जो इलेक्शन कमिश्नर्स का होता है उसको भी एक कोलेजियम से किया जाए। अभी क्या होता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, किसकी एड एंड एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना। ये भी एक तरह का थंब रूल है कि प्रेसिडेंट हमेशा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर काम करते हैं। सो इन अपॉइंटमेंट एज वेल इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम जिसकी चलती है, जिसकी प्राइमेसी होती है। यहां पर कहा जा रहा है कि एक कोलेजियम बनाया जाए जिसमें पीएम रहे प्लस सीजेआई रहे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा को भी उसमें रखा जाए। क्या ये तरीका हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का? इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। अगली बात कही जा रही है कि रिमूवल के ग्राउंड पर भी ईसी और सीईसी को इक्वल फुटिंग पर रखा जाए, यानी कि दोनों की रिमूवल प्रोसेस सेम हो, दोनों को उसी तरीके से हटाया जाए जैसे जजेस को हटाया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी से, है ना। देन ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जो रूल मेकिंग पावर है, जो रूल मेकिंग पावर है इलेक्शन कमीशन की, वो लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट जैसी ही होनी चाहिए। और एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, एक सेपरेट बजट का भी प्रावधान इलेक्शन कमीशन के लिए होना चाहिए। इन सारे मामलों पर हालांकि कोर्ट अभी विचार कर रही है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेट्स सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर। लेकिन इस पूरे डिस्कोर्स में जस्टिस के.एम. जोसेफ जिस बेंच को हेड कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उनने कही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को यस मैन नहीं होना चाहिए। जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकता है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है जिसको प्रोपाउंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था केशवनंदा भारती केस में, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कहते हैं, है ना। और ये बेसिक स्ट्रक्चर समय समय पर कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बताया है। सो ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इलेक्शन फ्री भी हो, फेयर भी हो, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, सो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑलराइट, एंड the duty of conducting free and fair election is that of election commission. Therefore they should be very very independent in taking decisions. They should be out of the executive control. ये बात कही है माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस के.एम. जोसेफ ने। ऑलराइट, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। गाइज, यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम्स एट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वी हैव वेरी qualified and experienced faculty for both MPPSC and UPSC, which will provide you with the insights for a very relevant preparation of civil services exams. So give wings to your preparation and join our batches. हरिया। अगली न्यूज आ रही है जो एक थोड़ी डराने वाली न्यूज है, जिसमें एम्स में रैनसमवेयर का खतरा आया है, ठीक है। एम्स में
रैनसमवेयर का खतरा देखा गया है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय रैनसमवेयर। सो रैनसमवेयर आर नथिंग बट काइंड ऑफ मालवेयर्स। ठीक है, मालवेयर्स होते हैं, ऐसे बुरे वेयर्स होते हैं, ऐसे इविल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, एनक्रिप्ट कर देते हैं और इसके बदले में आपसे कुछ चीज की डिमांड की जाती है ना। रैंसम जो वर्ड है ना, इसको हिंदी में हम कहते हैं फिरौती। आपने हिंदी फिल्मों में या हॉलीवुड की भी फिल्मों में देखा होगा कि किडनैप या अबडक्शन करके पैसा मांगा जाता है, उसे रैंसम कहा जाता है। तो ऐसे मालवेयर जो आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट कर दें और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए जब आपसे कुछ मांगा जाए, उसे कहा जाता है रैंसमवेयर। तो इस तरह का एक अटैक कहां पर हुआ है? अभी एम्स के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं तमिलनाडु से, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि जालीकट्टू पर जो बैन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने लगाया है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जालीकट्टू जो है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस तो है ही, तमिलनाडु के लिए एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल इवेंट भी है। ठीक है, कल्चरल इवेंट भी है। अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड के वो सारे लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाए। क्या होता है जालीकट्टू, आइए हम जानते हैं। तो जालीकट्टू बेसिकली तमिलनाडु में सेलिब्रेट होने वाला एक फेस्टिवल जैसा है जो एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। बुल ओनर है, आपने कई सारी फिल्मों में इस तरह की चीज देखी होगी जिसमें बुल टेमिंग की जाती है। ठीक है, बुल टेमिंग की जाती है, एक बड़े खतरनाक से बुल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। शायद बाहुबली फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी इस तरह का एक छोटा सा ट्रिविया आता है। सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट जालीकट्टू इज, एंड इट वाज alleged that this particular festival is responsible for atrocities on animals। ठीक है, बहुत सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट का ये प्ली था कि इसको हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन इम्पोज कर दिया। हालांकि ये इसके पीछे के कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज़रूर हैं, है ना, क्योंकि अब तमिलनाडु में जल्दी चुनाव आने वाले हैं। बट ये एक केस स्टडी की तरह से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और हाँ, एक बात और आप याद रखिएगा कि ये जो बैन इम्पोज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2014 में हुआ था। ठीक है, 2014 से इस इवेंट को बैन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि आसाम से है। लेजेंडरी अहोम जनरल whose 400th birth anniversary celebration will be held in Delhi। ठीक है, एक बड़ी प्रसिद्ध वॉर हुई थी जिसका नाम था द सराय घाट वॉर। इस वॉर का नाम आप याद रखिएगा। ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये मुगल आर्मी और आसाम के अहोम किंगडम के बीच में हुई थी 1761 में। क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है वॉर? क्योंकि एक बहुत बड़ी और सशक्त आर्मी, मुगल आर्मी को अहोम आर्मी ने डिफीट किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण था। द लेजेंडरी अहोम कमांडर लाचित बुरफुकॉन, ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। उनकी लीडरशिप में अहोम
इसने ये बैटल लड़ा था। वो जानते थे कि मुगल आर्मी को डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत बड़ी भी है, बहुत स्ट्रेंथन भी है। तो उन्होंने नेवल यूज किया, नेवी का इस्तेमाल किया, और साथ ही गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया लाचित ने और मुगल आर्मी को हराया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। इसरो इज सेट टू लॉन्च ओशनसैट 3 8 नैनो सैटेलाइट्स ऑन सैटरडे। ठीक है, ये एक तरह की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी, है ना। और जो लॉन्च व्हीकल इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है PSLV C-54। ठीक है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ना। और ये जो सैटेलाइट्स रहेंगी, ये कैसी सैटेलाइट्स हैं? ये सन सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट है। ठीक है, ये सन सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट है और नाम में ही इनके हिंट छुपा होगा कि ओशंस एक्सेट्रा की स्टडी करना इनका पर्पस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड एक न्यूज आर्टिकल। साउथ चाइना सी कोड ऑफ कंडक्ट शुड अलाइन विद इंटरनेशनल लॉ। ये बात श्री राजनाथ सिंह जी ने कही है ना। एक मीटिंग चल रही है आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स की, कहाँ पर? कंबोडिया में, है ना। उसमें राजनाथ सिंह जी भी पार्टिसिपेट करने पहुंचे। इंडिया हालांकि आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे आसियान से कल्चरल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टाइज बहुत अच्छे हैं। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है आसियान, है ना। आसियान के बारे में हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। उन वीडियोस की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपने अब तक उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है और इंडिया एक ऑब्जर्वर के रूप में आसियान की समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो इससे समिट में राजनाथ सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया है और कहा है कि साउथ चाइना सी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा वो इंटरनेशनल लॉ के साथ हार्मनी में बनाया जाएगा। स्पेशली एक स्टैट्यूट को उन्होंने मेंशन किया है, अनक्लॉज जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है सीज से रिलेटेड। ठीक है, जितने यूएन मेंबर कंट्रीज है दे आर बाउंड बाय दिस। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इससे अलाइन करके हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, बस इतना ही है इस आर्टिकल में, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा आवश्यक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज मूव टू चेंज cumbersome प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑन ST लिस्ट इज पुट ऑन होल्ड। रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ एक कम्युनिटीज को ST लिस्ट में एडअप किया गया है और विरोध हो रहा है इस चीज का। ठीक है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको इस तरह से इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। सो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एडिंग ट्राइबल्स इन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट एक्सेट्रा। ये काम करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं या वो एनलिस्ट करते हैं पर्टिकुलर ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, लेकिन इसका प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी सी होती है, तो उसको लेकर ये आर्टिकल है। आइए देखते हैं। एक प्रपोजल यूनियन गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से पाइपलाइन में है, जिस पर आगे कोई कार्रवाई ऐसा हो नहीं सकी, लेकिन
इसको लेकर बात की जा रही है। सबसे पहले हम करंट प्रोसीजर समझते हैं कि क्या प्रोसीजर ऑनरेबल प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं किसी भी ट्राइब को एनलिस्ट करने के लिए। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है हमारे यहाँ पर वो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। सो ओरिजिनली ये आइडिया जो है, ये प्रपोजल है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। किसको भेजा जाता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। और ये मिनिस्ट्री जो है इसको ऑफिस ऑफ आरजीआई को भेज देती है, ठीक है। ऑफिस ऑफ आरजीआई को भेज देती है, ठीक है। आरजीआई से यहां पर मतलब है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। उस ऑफिस को भेजा जाता है ना, क्योंकि हमारे देश में जनगणना करने का काम यही अथॉरिटी करती है, ठीक है। आरजीआई इसको अप्रूव करके भेजता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और जब एनसीएसटी इसको अप्रूव कर देती है तो ये भेजा जाता है कैबिनेट के लिए, और कैबिनेट के एडवाइस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एनलिस्ट कर देते हैं किसको? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में, ठीक है। ये हमारी प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, और लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि ये प्रोसेस जो है बहुत टाइम टेकिंग है, इसको चेंज किया जाना चाहिए, और ये किस लाइंस पर चेंज हो। तो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, ठीक है। एक टास्क फोर्स बनाई गई थी ट्राइबल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी थे उनके नाम पर, इसीलिए उसको पंडा कमिटी भी कहा जाता है ना। पंडा कमिटी भी कहा जाता है क्योंकि जो सेक्रेटरी थे ट्राइबल अफेयर्स के, उनका सरनेम पंडा था, ठीक है। इस पर्टिकुलर कमिटी की रिपोर्ट आई थी 2014 में, 2014 में ये रिपोर्ट आई, ठीक है। इस रिपोर्ट ने कहा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है एनलिस्टिंग में। क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम तो ये है कि स्टेट्स के डिवीजन के बाद एक ट्राइब एक्स स्टेट में तो ट्राइबल के स्टेटस में है, लेकिन वाई स्टेट में नहीं है। ये बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत इसलिए भी आइडेंटिफिकेशन में हो जाती है क्योंकि ट्राइब्स के नामों का प्रोनाउंसिएशन कई बार अलग होता है लोकल डायलेक्ट्स में, ठीक है। लोकल डायलेक्ट्स में उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक चैलेंजेस पंडा कमेटी रिपोर्ट ने बताए थे। इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक नया आइडिया लेकर आया जाए जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। अगेन इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, सो प्लीज कीप अ चेक ऑन इट, बट सिंस इट इज इन यूज फॉर लास्ट सो मैनी डेज, इट मे बी आस्क्ड इन the paper that what is the current procedure which is being followed. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं, और now it's time for current oriented one liners which may be important for your prelim exams. Pointer number 1 is East Timor has been included as 11th member of ASEAN, ठीक है। आसियान में अब तक 10 मेंबर हुआ करते थे, एक नई मेंबर कंट्री ऐड हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर इट वेरी नाइसली, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अपग्रेड नियरली 2.5 लाख रेशन कार्ड्स
or fair price shops in one stop shops providing e-services to customers. ठीक है, it will include e-services such as paying utility bills, submitting PAN applications, etc. ठीक है, तो e-governance का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. Then 24th November is observed as शहीदी दिवस और मार्टियरडम डे ऑफ 9th गुरु तेग बहादुर. ठीक है, नवे जो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनका शहीदी दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज पूर्णिमा देवी बर्मन, एन आसाम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, is one of the 5 champions of the earth for this year. This award is given by UNEP, that is United Nations Environmental Program. ठीक है, कुछ टाइम पहले यही अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी UNEP ने दिया था. अगर आपको ये पता है कि वो किस साल में दिया गया था और किस स्टेप के लिए दिया गया था, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा. लास्ट स्कूल इज इंडिया कैरीज आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि 3 IRBM मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. कहां से? APJ कलाम आइलैंड से, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 3 IRBM मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है. ठीक है, अगर आपको ये पता है कि अब्दुल कलाम आइलैंड को प्रीवियसली हम किस नाम से जानते थे, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज. नाउ इट्स द टाइम फॉर क्विज. क्वेश्चन नंबर 1 is Jallikattu is celebrated at which place? Option A Kerala, option B Tamil Nadu, option C West Bengal, option D none of the above. And another question is the Saraighat War was fought in which year? 1651, 1661, 1671 or 1681. If you know the answer, please let us know in the comment box. If you don't know the answer, stay tuned. We'll reveal the result in the next video. So I hope you guys learned something new from this video. Hit the like button, comment your feedbacks or doubts if any, share this video with your fellow aspirants. You can follow us on various social media platforms to get updates related to current affairs and other subjects. This is me, Varun Pradhan, signing off for today. Have a great day.